हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में पहले 9 सेट हम वही करने वाले हैं जो पुराने पेपर है। पुराने पेपर कौन कौन से? टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो पेपर है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। एक सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम टीआरई 1 के 11-12 का जो पेपर आया था उसको डिस्कस किए थे और इसमें बस 40 मार्क्स पे हम फोकस कर रहे हैं। जो हमारा जीएस का पार्ट है ना, 40 मार्क्स उस पे फोकस कर रहे हैं, जो मेन सब्जेक्ट में है नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो जीएस का डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पुराना वाला जो करंट अफेयर्स होगा उसको हटा के उसके जगह पे नया करंट अफेयर्स, जून जुलाई के महीने का करंट अफेयर्स, जून जुलाई जो 2024 है उसके करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले देख लिए पेपर कौन सा है। पिछले वीडियो में हमने 11-12 का देखा था, ये 9-10 का पेपर है टीआरई 1 का। इसके बाद हमारा टीआरई 1 का हो जाएगा क्योंकि टीआरई 1 में 6 to 8 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, एक ये आपको पता है। फिर हम सीधा टीआरई 2 पे चलेंगे। तो इसमें 9-10 का सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो टोटल 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में अगर हम सब्जेक्ट वाइज डिमार्केट करें तो शुरू का जो 8 क्वेश्चन है ना, ये मैथ से रिलेटेड है। ये भी मैं आप लोग को सॉल्यूशन दिखाऊंगा। उसके बाद 9, 10, 11, 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16 ये क्वेश्चन क्या है, साइंस के क्वेश्चन है। उसके अलावा ये 17, 18, 19, 20, उसके बाद 21, 22, 23, 24 ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन मैं ऐसा बताऊंगा ना जो जनरल आपको पता होना चाहिए। वो करेंट अफेयर से आप उसको लिंक नहीं भी करोगे तो भी आपको पता होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन, मतलब मुश्किल से मैं 4 क्वेश्चन इसमें से हटाऊंगा और इसके जगह पे मैं 6-7 क्वेश्चन में अलग से लाऊंगा करेंट अफेयर्स, ताकि टोटल हमारा 40 पूरे। उसके बाद जो ये 25 ये क्वेश्चन सब है, अगला 32 तक ये क्वेश्चन किस में मिलेगा, ज्योग्राफी का पार्ट है। और उसके बाद लास्ट 8 क्वेश्चन ये है मॉडर्न हिस्ट्री का। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन है। टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले। पहला मैथ्स। 10 years ago the ratio of ages of रमेश एंड राजीव was 1:3। मतलब 10 साल पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या मानना है, देखो क्योंकि पूछ लास्ट में क्या रहा है, प्रेजेंट एज। तो हमको क्या मानने लेना है, हमेशा में आपको मान लेना है प्रेजेंट एज मान लेना है। ये जो बचपन में हम 10वां वगैरह में बनाते थे उसी तरीके से बनाना है, ज़्यादा इसमें हमको ट्रिक व्रिक नहीं चाहिए। तो एक क्या करना है, प्रेजेंट एज मान लेना है 1:3। उसके बाद 5 साल बाद, प्रेजेंट एज हमको पूछ रहा है लेकिन हमको पहले क्या दिया हुआ है, 10 साल पहले। तो 10 साल अगर रमेश का एज घटेगा तो 10 साल राजीव का भी एज तो घटेगा। ये क्या है, 1:3। और सेम ऐसे ही 5 साल बाद यानी x+5 डिवाइडेड बाई y+5 ये क्या है, 2:3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो ये पहला इक्वेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इतना लाए। दूसरा इक्वेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये लाए और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो। इन दोनों इक्वेशन को सीधा आप माइनस भी कर दोगे ना तो 3x गया, यहाँ पे y 25 आया, y 25 है और x कितना आया, इसको किसी एक इक्वेशन में रख दो इसमें, तो x का वैल्यू आ जाएगा 15। तो यानी x/y पूछ रहा है तो 15/25, तो ये क्या हो जाएगा, कट कर जाएगा 3:5। तो आंसर बी करेक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार आएंगे ही आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ आई वॉक विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब किस, देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, सबसे पहले स्पीड दिया हुआ है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं। फ्रॉम माई हाउस टू स्टेशन, ठीक है, माई ट्रेन वुड लेफ्ट द स्टेशन 7 मिनट बिफोर माई अराइवल, कि अगर 5 के स्पीड से जाते हैं ना तो हमको कितना लेट हो जाता है, 7 मिनट लेट हो जाता है। इफ़ आई वॉक विथ ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर आई विल रीच द स्टेशन 5 मिनट बिफोर। यानी देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर आपका स्पीड 5 है, ऑब्वियसली एक चीज़ तो आपको पता है, चाहे इस रास्ते से जाए
चाहे ये इस समय जाए 5 के स्पीड से जाए या 6 के स्पीड से जाए, क्या डिस्टेंस दोनों एक ही होगा या अलग अलग होगा? एक ही होगा ना भाई, घर से स्टेशन ही जा रहा है। तो एक बार ये स्पीड 5 है, एक बार ये स्पीड कब क्या है 6 है स्पीड। तो जब 5 के स्पीड से जाता है तो कितना लेट हो जाता है 7 मिनट, और जब 6 के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्या हमको करना है, दोनों के इससे दूरी निकालना है, इससे दूरी निकालना है, दोनों को बराबर कर देना है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, देखो हमने क्या लिखा, होम स्टेशन, होम है स्टेशन है, मान लिया डिस्टेंस अपने से मान लिया x और टाइम लगा मान लिया t टाइम लगता है। तो पहले क्या किया, ये एक देखो इससे पहला एक इक्वेशन निकाला, इससे एक इक्वेशन निकाला और दोनों के दूरी को बराबर कर दिया। कैसे निकाला, देखो पहले हम पहला दूरी निकालते हैं। कैसे, स्पीड क्या है 5 स्पीड है और 5 स्पीड है और टाइम कितना लगता है, देखो टाइम लगता है t, लेकिन क्योंकि 7 मिनट लेट हो गया, 7 मिनट लेट हो गया, यानी 7 मिनट और इसमें जोड़ देते तो हमारा सही टाइम मिल जाता। 7 मिनट लेट हो गया यानी इस टाइम में 7 मिनट और जोड़ देंगे तो उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल दूरी आ गया। अब ये तो 5, ये इसमें क्या हुआ, ट्रेन 5 मिनट बाद आया है, यानी 6 के स्पीड जाने पे हम पहले पहुंच गए हैं। तो इसमें 5 मिनट, इस टाइम में 5 मिनट घटाएंगे और इस टाइम में 7 मिनट जोड़ेंगे तो यहाँ से जो दूरी आएगा, यहाँ से भी जो दूरी आएगा वो बराबर होगा। हमने क्या किया, इसको और इसको बस बराबर कर दिया मल्टीप्लिकेशन करके, 5t प्लस 35/60 ऐसे करके प्लस 6t प्लस 6×5 30/60। ठीक है, इसको यहाँ इक्वेशन कर दिए, यहाँ से आ गया t बराबर 65/60। तो t पता है तो दूरी निकाल लोगे क्योंकि आपसे पूछ रहा है माई हाउस टू द स्टेशन। तो x बराबर क्या होगा, स्पीड किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें ये रख दो या इसमें रख दो, आंसर हमारा आ जाए। पहले इक्वल करो क्योंकि एक ही चीज़ है जो इक्वल है, दूरी, स्टेशन से घर का दूरी, दूरी इक्वल है। इससे अलग इक्वेशन निकाले, इससे अलग इक्वेशन निकाले, दोनों को इक्वेट करके टाइम निकाले, फिर टाइम को किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें या इसमें, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P एंड Q, मतलब दोनों का मंथली इनकम का एवरेज कितना है 50-150, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 10,100 और Q एंड R का कितना है 6250, P और R का कितना है 5200। तो आपसे पूछ रहा है मंथली इनकम P का कितना होगा। तो पहले तो ये तीनों इक्वेशन निकाल दिए। अब देखो हमने क्या किया, देखो अब देखो हमें क्या करना है, मेनली हमें करना क्या है, P का निकालना है, यानी P को अकेला करना है, P का निकालना है। तो सबसे पहले हम ये तीन इक्वेशन में तो कोई आपको दिक्कत नहीं, P प्लस Q/2 50-150, Q/R/2 6250, P/R/2 P प्लस R/2 5200, इतना क्लियर है। अब सबको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इतना 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 आया, ठीक है इतना आया। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमारा लास्ट इक्वेशन है P प्लस R और हमें क्या करना है, P का ही आंसर P के फॉर्म में निकालना है। तो हमने क्या किया, इस दोनों को घटा के देखे तो Q कट जा रहा था, तो P माइनस R कितना जा रहा था -2400। एक इक्वेशन हमारे पास P प्लस R है, एक है P माइनस R, इन दोनों को जोड़ देंगे तो R कैंसिल, यहाँ पे 2P बराबर कितना आ जाएगा 8000 और P बराबर कितना आ जाएगा 4000। तो P का इनकम कितना होगा 4000 होगा। कोई दिक्कत, देखो मैं ज़्यादा ट्रिक जो हम लोग जितना जो 10th वगैरह 9th-10th में सीखे जिस मेथड से, मैं वही बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा आप लोग को ऐसा नहीं करूँ कि इसके लिए ट्रिक पता होना चाहिए, इसके लिए ट्रिक नहीं। 8 क्वेश्चन है, इतना ट्रिक नहीं पता होना। अगर आपका मैथ स्पेसिफिक है तो चलो तो ठीक है, वो तो आप ही देखोगे ही नहीं वीडियो, क्लियर ना, एटलीस्ट मैथ वाला पोर्शन के लिए। तो जिनका मैथ ठीक है वो 10-15 मिनट 5 मिनट और वीडियो को बढ़ा सकता है, 5-7 मिनट। इफ़ 30, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ़ 30% ऑफ P इज एडेड टू 40% ऑफ Q इट बिकम्स 80% ऑफ द Q। ये तो सिंपल ये इक्वेशन लिखा हुआ है कि 30% P का 40% Q का जोड़ेंगे तो 80% हो जाएगा Q का। तो आपको नहीं लगता ये तो सीधा इधर माइनस हो जाएगा, यानी 30%
ऑफ पी बराबर क्या हो जाएगा 40% ऑफ क्यू, क्योंकि ये इधर माइनस होकर 80 में से 40 के तो 40 ही बचेगा ना। अब है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो सीधा कुछ नहीं कर रहा आपसे, क्यू बटे पी इसका परसेंटेज गुने 100 यही निकालने के लिए पूछ रहा है। तो क्योंकि आप यहाँ से तो देखो ये वाला इक्वेशन हमने निकाल लिया, 30% पी बराबर 40% ऑफ क्यू। तो इस यहाँ से आप क्या लेकर सकते हो 30/100 कर सकते हो, 40/100 तक कर सकते हो, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा यही 3p बराबर 4q। तो यहाँ से p निकाल लो, किसके फॉर्म में, q के फॉर्म में, क्योंकि आपको क्या निकालना है लास्ट में, q बटा p ही तो निकालना है गुने 100। तो p बराबर क्या निकल जाएगा 4q/3, तो ऊपर q नीचे p के जगह पे क्या लिख देंगे 4q/3, तो 4q और ये बटे 3 है तो ऊपर 3 चला जाएगा, q से q कट जाएगा, 3/4 और गुने 100, 3/4 गुने 100 75%। क्लियर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड एवं ABCD in proportion of 5:2:4:3 if C gets 1000 more than the D, what is B शेयर। देखो कुछ आपको नहीं निकालना है, A का शेयर है 5, B का शेयर है 2, C का 4, D का 3, बस इतना पता है हमको। पूछ रहा है C को 1000 ज़्यादा मिला D से, यानी C का 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं C का कितना है, C का क्या है, मान लो C है 4x और D है 3x और एक कितना है 1000 के बराबर है, मान लेते हैं। तो x किसके बराबर है 1000 के बराबर है। तो जब हम C के रेशियो को 4x माने हैं तो B के रेशियो को क्या मान लेंगे 2x, और x बराबर 1000 आया ही है तो 2 में 1000 से गुना नहीं कर देंगे, तो आंसर हमारा B का नहीं आ जाएगा। यही हमने निकाला है कि जब रेशियो एक का रेशियो 1000 है और B कितना रेशियो है 2 रेशियो है, तो 2 गुने 1000 नहीं कर देंगे, यही है सिंपल 2000। अगला क्वेश्चन है, ये भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ए शॉपकीपर गिव ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉच, मतलब घड़ी बेचता है उसमें कितना परसेंट का डिस्काउंट देता है 5%। इफ़ ही गिव ए डिस्काउंट ऑफ 6%, अगर 6% का डिस्काउंट देता तो ही विल अर्न ए प्रॉफिट व्हिच इज 15 लेस देन बिफोर, मतलब अगर 5% का डिस्काउंट देता है और 6% का डिस्काउंट देता है, इसमें इसको फ़र्क कितना परसेंट का है, 1% ज़्यादा डिस्काउंट देने में इसको 15 रुपये का नुकसान होता है। ध्यान देना, ध्यान, क्या मैंने बोला 1% का ज़्यादा डिस्काउंट देने पे इसको 15 रुपये का नुकसान होता है, समझ में आया। तो व्हाट इज़ द मार्क सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 5% डिस्काउंट, 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने पे इसको कितना नुकसान होता है 15 रुपये, मान लो तो 100% कितना होगा 1500 ही तो होगा, तभी तो 1500 लिखा होगा। अगर पहले 1500 लिखा है, पहले 5% डिस्काउंट दिया यानी 75 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, 6% डिस्काउंट दिया, अब 90 रुपये देना पड़ रहा है, समझ में आया ना। तो 90 रुपये देना पड़ेगा, 90 देना पड़ेगा तो कितना हुआ, 75 और 90 में कितना डिफरेंस है 15 का डिफरेंस है। अब यहाँ देख लो, ये भी आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:2, देखो क्योंकि मैं एक भी मतलब मैं कोई स्पेसिफिक फार्मूला या ट्रिक कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो है वो है, ठीक है। देख रहे हो एक भी फार्मूला हम जो क्वेश्चन बोल रहा था उस पर थोड़ा सा हम लॉजिक लगा के सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये करो। देखो 3 नंबर है, उसका रेशियो है 3:4:5। द टोटल ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू द अदर नंबर इक्वल्स टू +52, तो सबसे छोटा नंबर। तो इम्पॉर्टेंट क्या पूछ रहा है कि देखो टोटल ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन है 3x, सबसे बड़ा नंबर है 5x, तो 3x + 5x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x + 52 के बराबर है, यही ना है भाई, 3x + 5x बराबर 4x + 52। तो ये 8x में से इधर 4x गया तो 4x बराबर 52, तो x बराबर 13, तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा 13, या 39 ही होगा ना, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये इसका मैंने एक तरीका और से और बना दिया कि पहले डिस्काउंट कितना है
सॉरी यहाँ पे पहले डिस्काउंट है 5%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 95x/100 और उसके बाद 6% तो 94x/100, इन दोनों को डिवाइड माइनस करते तो कितना आता है 15 आता है, तो x बार क्या होगा 1500 आएगा। इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों के बेस को बराबर कर लेना है। इसके बेस को बराबर कैसे करेंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2⁻³ और 3 में गुना क्या कर लेंगे n-3, ठीक है। उसके बाद इसको इधर ले आएंगे, यही क्या है ना। और या हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, पावर माइनस हुआ। अब क्योंकि ये नंबर बराबर है तो इसका पावर भी बराबर होता है, पावर ये दोनों बराबर, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 2। क्लियर, तो सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी लिया हूँ, टेक्स्ट बुक का ये पेज है। Which of the following फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है आइजैक न्यूटन ने दिया था, और सॉरी आइंस्टाइन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई यहाँ पे प्लेट है, ठीक है, तो उस पे अगर लाइट से का बम्बार्डमेंट यानी फोटोन का बम्बार्डमेंट किया गया। देखो लाइट के दो रूप होते हैं, फॉर्म होते हैं, वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म। तो इसमें मेन पार्टिकल फॉर्म की बात किया जाता है। जो पार्टिकल फॉर्म में पैकेट ऑफ लाइट जो होता है ना, उसको फोटोन बोला जाता है। तो लाइट का बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है ना, वो इसी थ्योरी पे काम करती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल को रिलीज करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करेगी। कब इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करेगी, लाइट के कारण, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। लेकिन तो एक ही ऐसा ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा है जो ये काम करता है, जो कि है फोटो वोल्टाइक सेल। बाकी जो ऑप्शन दो देख रहे हैं ना, फोटो इमिसिव सेल या फोटो डायोड, ये दोनों उल्टा काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोटो वोल्टाइक सेल इज वन सच डिवाइस। अब यहाँ पे क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अगर इसको सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो, और इसका डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब फोटो डायोड के बारे में देख लेते हैं। ये इसका मेनली, तो इसको बड़ा करते हैं, हाँ, फोटो डायोड का मेन काम होता है एक्यूरेटली मेजर करता है लाइट की इंटेंसिटी को। फोटो डायोड का यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज ही पूछ रहा है ना, सीडी प्लेयर में, स्मोक डिटेक्टर में, मेडिकल इक्विपमेंट में, ठीक है, इन सब में यूज होता है। रिमोट कंट्रोल, इन सब में यूज होता है। फोटो इमीटर में देखो, फोटो इमीटर होता है ए सब्सटेंस दैट इमिट फोटो इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन इल्यूमिनेटेड और इमिटिंग फोटोन पार्टिकुलरली फ्रॉम मेटालिक सरफेस। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ए। द क्रिटिकल मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल, मतलब कि ऐसा मटेरियल जो फ्यूजन हो सकता है। देखो हमने दो प्रकार का न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कस किया और फ्यूजन। फ्यूजन में क्या डिस्कस किया कि एक बड़ा एटम, दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एक था न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है फ्यूजन। फ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बड़ा एटम टूट के दो छोटे छोटे एटम में बनाते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेशली एग्जांपल इसका क्या है, यूरेनियम, प्लूटोनियम। ये अब बोलोगे आप कि सीधे टूट जाते हैं, नहीं, इसमें न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है जिसके कारण ये टूटते हैं, न्यूट्रॉन्स या फोटोन का, ठीक है। एक होता है फ्यूजन। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सनलाइट जो हमें दिखता है वो किस कॉन्सेप्ट पे, किस टेक्नोलॉजी पे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि दो छोटे छोटे एटम लाइक हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है और बहुत सारे एनर्जी रिलीज करता है। बट ये अभी के टेक्नोलॉजी में फिजिबल नहीं है। अभी के टेक्नोलॉजी में जो फिजिबल है यही है। और जो आप परमाणु बम वगैरह सुनते हो, एटॉमिक बम सुनते हो, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट भी होते हैं। तो अब इसमें एक टर्म हमने देखा क्रिटिकल मास। ये क्या होता है, एक मिनिमम मास रिक्वायर्ड होता है ताकि चैन रिएक्शन हो सके। चैन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल ले लो कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, एक यूरेनियम है।
यूरेनियम के बहुत सारे एटम हैं लेकिन एक ही न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन से हम एक यूरेनियम को तोड़ दिए, यूरेनियम टूटा कुछ और बना मान लेते हैं, लेकिन हमारे पास न्यूट्रॉन खत्म हो गया, हम बार बार न्यूट्रॉन थोड़ी डालेंगे। ऐसा इसमें ऐसे होता है कि एक न्यूट्रॉन मारे ना तो उससे 3 और न्यूट्रॉन बना, 3 और न्यूट्रॉन बना, तो ये चैन रिएक्शन हुआ ना कि 3 न्यूट्रॉन बना, वो तीनों फिर क्या करेगा, टकरा के तोड़ेगा, 1 से 3, 3 से 9 ऐसे होता जाएगा। तो इसको क्या होता है, चैन रिएक्शन के लिए जो मिनिमम मास रिक्वायर होती है उसी को क्रिटिकल मास बोलते हैं, मेन चैन रिएक्शन होने देने के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, देखो पिछले अभी हम घटना चक्र वाला जो टॉपिक किए थे उसमें एक कॉन्सेप्ट आया भी था, राइपनिंग, जो हार्मोन सब ने डिस्कस किया था ना चैप्टर में, उस हार्मोन में एक ये भी हार्मोन तो था इथाइलिन। फ्रूट के राइपनिंग में कौन मदद करता है, इथाइलिन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, इथाइलिन गैस आर यूज टू प्रोसेस ऑफ फ्रूट राइपनिंग। इसको हम फ्रूट राइपनिंग गैस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, एक्चुअली ये होता है इथीन। इथीन हम लोग देखा ना, जिसमें डबल बॉन्ड होता है C2H4। ठीक है, एस इथाइलिन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, Which of the following has 0 ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर कैसे, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है एंटी लॉक प्रॉपर्टी। किसी भी इंजन के फ्यूल की रेटिंग कैसे होते हैं, एंटी लॉक प्रॉपर्टी पे होती है, एंटी लॉक। और एंटी लॉक प्रॉपर्टी को कैसे डिनोट करते हैं, ऑक्टेन नंबर पे डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब मैंने बता दिया। अब देखो, रेटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर फ्यूल इज अकम्प्लिश्ड बाय कंपेयरिंग इट्स परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्यूल। जो स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्यूल है ना, उससे कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्यूल में क्या क्या मिलेगा, आइसोब्यूटेन होता है, हेप्टेन होता है, प्लस टेट्रा इथाइल लेड होता है। तो ये है स्टैंडर्ड, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे कि हमारा फ्यूल कितना अच्छा है कितना ख़राब है। तो आइसो ऑक्टेन ये अच्छा एंटी नॉक फ्यूल होता है और इसकी रेटिंग कितनी मानी जाती है, 100 ऑक्टेन नंबर। और लेकिन एन ऑक्टेन है, उसका भी लो ऑक्टेन नंबर होता है, बट 0 इसमें से किसी का नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 12 तक हो गया, 13। अगला क्वेश्चन क्या है, एडिबल पार्ट जो लीची होता है। देखो कई सारे फ्रूट का एडिबल पार्ट अलग अलग होता है। जैसे हमने आपको बताया कि कोई अगर फ्रूट ओवरी से बना है, ओवरी से अगर कोई फ्रूट बना है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। जो ओवरी से नहीं बना है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बना है बोलते हैं। तो अब हर फ्रूट का अलग अलग जगह खाने वाला होता है। किसी का हम थैलेमस खाते हैं, किसी का एरिल खाते हैं, किसी का मेजोकार्प खाते हैं। तो लीची का कौन सा पार्ट खाते हैं, हम एरिल वाला पार्ट खाते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि सीड कोट तो हम ये तो देखा, सीड कोट के अंदर का चीज़, सीड कोट के बाहर का चीज़ खाते हैं। और जो एक आप मतलब एक जो होता है कवर होता है उसके अंदर का चीज़ खाते हैं, लेकिन बीज होता है बीज के ऊपर वाला पार्ट खाते हैं। तो एडिबल पार्ट लीची का उसको याद रखना है, एरिल। ये फ्लेसी पार्ट होता है फ्रूट का जो कि सीड के बाहर होता है। और सीड कोट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सीड, इसको हम टेस्टा बोलते हैं। मेजोकार्प ये फ्रूट का मिडिल वाला पार्ट होता है। मिडिल किसका, एपीकार्प और एंडोकार्प के बीच का। थैलेमस का होता है, हमने देखा था ना कि जहाँ पे फ्लावर फुलाता है वो सबसे पहले यहाँ पे सेपल शुरू होता है, सेपल से नीचे थोड़ा गुठरे टाइप का होता है, उसको बोलते हैं थैलेमस। सेपल मतलब हरा वाला पार्ट नहीं शुरू होता है, हरा वाला पार्ट, उसके बाद पीटल शुरू होता है जो पंखुड़ी होता है, उसके अंदर आपको एंडोसियम और गाइनोसियम मिलेंगे। लेकिन जो बाहर होंगे ग्रीन कलर से बाद आता है पंखुड़िया, उससे पहले एक हरा कलर का नहीं, ऐसे थोड़ा गठली टाइप का होता है, उसी को बोलते हैं थैलेमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन द रिलीज ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलता है लिप्स से, उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, पहले मैं ये बताऊँ। ओस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, ओस्मोसिस हमने देखा है कि रूट जो पानी लेता है, रूट जो ज़मीन से पानी लेता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोसिस प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, पत्तों में से पानी जो सूख जाता है, किसके द्वारा,
पत्तों में से पानी खींच लेता है, किसके द्वारा? सन के द्वारा, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो एक ही हमारे पास बचता है ऑप्शन डिफ्यूजन। बट यहाँ पे देखते हैं आप कंफ्यूज कहाँ पे होंगे, क्योंकि आपको लगेगा फोटोसिंथेसिस। देखो होता है ये डिफ्यूजन ही होता है। फोटोसिंथेसिस इस पूरे प्रोसेस का नाम है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके ग्लूकोज प्लस O2 बनता है। बट जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो गया। ठीक है। अब आप बोलोगे पत्ता से ट्रांसपिरेशन भी तो होता है, तो पत्ता से पानी निकल रहा है, पानी चुसा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है। समझ में आया ना? द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट, एल्गी और ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है केमिकल एनर्जी में और वो बनता है ग्लूकोज। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है, O2 बनता है और ये एस्टोमेटा के थ्रू होता है। और यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो when molecule move from one location with a higher concentration to one with a lower concentration, the process is called diffusion। ऑक्सीजन रिलीज होगा सेल में, क्योंकि लीफ के सेल में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम इन्वायरमेंट में कम है ऑक्सीजन, तो ट्रांसफॉर्म होगा। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोजोम, इसको जीन मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन मैपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जीन वॉकिंग एंड क्रोमोजोम वॉकिंग आर यूज टू लोकेट अननोन DNA सीक्वेंस नेक्स्ट टू रिकॉग्नाइज सीक्वेंस। ये याद रख लेना है कि वॉकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक अनरिकॉग्नाइज मतलब अननोन DNA सीक्वेंस को खोजते हैं जो कि नेक्स्ट होता है, अगला होता है, जिसको हम जानते हैं रिकॉग्नाइज सीक्वेंस के। अल्दो दे हैव नथिंग टू डू विद द लोकेटिंग जीन और मतलब ये लोकेशन वगैरह से रिलेटेड नहीं है। अगला क्या है? स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो स्पोर मदर सेल होता है वो कैसा होता है? ये डिप्लॉयड होता है। यह ध्यान रख लें, डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट, ए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज क्रिएटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन ए स्पर्म सेल फ्यूज विद एग सेल। ठीक है, इतना याद रख लेना है। ये देखो, ये आप इसको करंट अफेयर्स भी मान सकते हैं, बट इसको आप थ्योरी भी मान सकते हैं। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इन व्हिच ईयर NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या होता है? देखो, एक तरीका है एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि नॉर्मली केस उस कहाँ सॉल्व होता है? कोर्ट में। लेकिन एक तरीका होता है एग्जीक्यूटिव का, मतलब गवर्नमेंट का एक तरीका है कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिससे कोर्ट के केस का बर्डन थोड़ा कम हो जाए। यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ग्रीन चीज़ से रिलेटेड जो भी मैटर हो ना, उसको यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको 2010 में बनाया गया था एक एक्ट के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 18 अक्टूबर 2010 में। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2010। मेन काम क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इन मैटर पे क्या करना है? जल्दी से केस का डिस्पोजल जल्दी से जल्दी हो। एक स्पेशलाइज्ड बॉडी इसी काम के लिए बनाया गया है। और NGT बनने के बाद इंडिया दुनिया का तीसरा देश बनाया गया था जो इस तरह का इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, डेवलपिंग में तो बहुत सारा है, याद रखिएगा। इसका 5 प्लेस है और यहाँ पे फाइनली 6 मंथ के अंदर अगर केस फाइल किया, उसका डिस्पोजल 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। न्यू दिल्ली इसका प्रिंसिपल प्लेस है। कहाँ क्या है? न्यू दिल्ली। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई इसका बाकी है। ठीक है, ये एक्चुअली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता ने शुरू किया था, तो आंसर है नन ऑफ दिस। ठीक है ना? G20 प्रेसिडेंसी में जो टूरिज्म वाला हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में। ये सब ये करंट अफेयर्स का है, तो ये सब आप छोड़ सकते हो, इसको भी हटा सकते हो। इसको भी आप हटा सकते हो, इसको भी आप हटा सकते हो, ये भी हटा सकते हो। ठीक है, चाहे इन्फॉर्मेशन अगर याद कर लेना है बिहार से रिलेटेड है तो थोड़ा हम याद ही कर लेते हैं। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? क्या है? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहला है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो फ्लोटिंग है, दरभंगा में। और GI टैग मगही पान। ठीक है ना?
अब चलिए करंट अफेयर्स वाला हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ज्योग्राफी, और उसके बाद क्वेश्चन करना है हम लोग को हिस्ट्री। इस क्वेश्चन में देखो कई चीज़ आप आराम से गेस कर सकते हो। सबसे पहले एक कयाल वाला रीजन है। ये एक्चुअली मिलता कहाँ पे, ये कैसे बनता है पहले मैं बता देता हूँ। कि मान लो कोई जगह है समुद्र के किनारे है, तो समुद्र से अब जब हाई टाइड होता है तो पानी आएगा, लेकिन जब पानी लो टाइड होगा तो पानी मान लो यहाँ पे एक लेक टाइप का बन गया, तो लौटते वक्त थोड़ी पानी जाएगा। ऐसे चीज़ को कयाल्स बोलते हैं। तो ये हमेशा कहाँ पे बनेगा, कोस्ट में बनेगा। तो सी का 4 कहाँ पे है, ये तीनों का है, बस ये 2 ऑप्शन बचा। अब इसके अलावा हम कंकर पता है, ठीक है ना, कंकर वो बांगर वाला रीजन, तो यानी बी का 3 हमारे पास ए ऑप्शन भी गायब, ये बस बचा। ठीक है, अब फिर देख लेते हैं 4 वाला रीजन कहाँ पे बनता है। डेल्टा में, याद रख लेना, डेल्टा में 4 जो होता है डेल्टा में बनता है। और मांद पंजाब प्लेन में मांद। क्या पूछा है, हुईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी डज नॉट ज्वाइन ब्रह्मपुत्रा, यानी पूछ रहा है सीधा कौन नॉर्थ से फ्लो नहीं करती, यानी कौन साउथ से। तो ब्रह्मपुत्रा ऐसे आती है, तो इन सब ट्रिब्यूटरी को हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे या नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, इनको हम साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी या लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। तो इसमें सुबानसिरी दिया है, सुबानसिरी देखो ये भी नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है, धानसिरी भी नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद वेलसरी भी, और उसके अलावे मनास, ये सब के सब नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें से क्या है, दिहिंग, मेन आपको दिहिंग याद रखना है, दिवांग याद रखना है, दिखू, उसके बाद कृष्णाई। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। इम्पोर्टेंट कौन नाम है, मनास, शियांग, शुबानसिरी, धानसिरी, शंकोस, और उसके बाद है बेलसरी। साउथ बैंक में देवांग आपको याद रखना है, दीखो याद रखना है, कोपिली याद रखना है, कुछ इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हम लोग करते ही है ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी। लीखा पानी ग्लेशियर, लीखा पानी ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में है। मगध और अंग प्लेन, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार का लोकेशन इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मगध वाला रीजन गया पटना वाला रीजन है, यानी ये गंगा जी के नीचे है, ठीक है ना। लेकिन क्या यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा। तो इसमें इस हिसाब से पूछा। अपर गंगा का मतलब ये मत समझो गंगा के नॉर्थ का ऊपर वाला भाग। देखो ये अपर गंगा पूछता है जब गंगा शुरुआती समय में है। मिडिल वाला गंगा जो बिहार यूपी वाला पूरा समझ होता है। लोअर गंगा जब गंगा धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटरी बना देती है, मतलब कि बंगाल वाला रीजन। तो ये तो ऑब्वियसली मिडिल गंगा प्लेन का पार्ट होगा ना, बीच वाला पार्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला है जोग फॉल, ये रिवर ठीक है, स्रवती रिवर ये है, ठीक है, ये याद रखना है। सेकेंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल बनाता है, तो पहला करेक्ट है, ये कर्नाटक में मिलेगा। उसके अलावा इसका और कई सारा नाम है जोग फॉल का, गेरुसोप्पा फॉल, गेरसोप्पा फॉल, ये जोगदा गुंडी, ये सब। कपिल धारा ये आपको नर्मदा रिवर पे मिलेगा, और धुआंधार ये भी नर्मदा रिवर पे मिलेंगे। तो 2 गलत है ना, आपसे गलत ही पूछ रहा है, तो मोर देन वन ऑफ द रिवर। देखो मध्य प्रदेश में कपिल धारा मिलता है नर्मदा रिवर पे, और कपिला और इरादी ये भी नर्मदा रिवर से मिलती है टू फॉर्म कपिल धारा वाटरफॉल। ये देखो अरेंज द फॉलोइंग सी पोर्ट, तो ऐसा नहीं है कि आपसे सी पोर्ट सिर्फ आप मेजर जो 13 है उसी से पूछेंगे, जो माइनर सी पोर्ट है उससे भी पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो काकीनाडा, तो आपसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, नॉर्थ टू साउथ, तो काकीनाडा नॉर्थ में आपको दिख रहा है। उसके बाद मछलीपट्टनम दिख रहा है, ठीक है, नागापट्टिनम दिख रहा है, यहाँ पे विशाखापट्टनम है यहाँ सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर है विशाखापट्टनम 4 यानी सबसे ऊपर, ये मैंने बता दिया। इसका आंसर है बी। ये देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं, आपको ये कुछ एग्रीमेंट नहीं पता होना चाहिए। सिंपल समझो, कोसी रिवर आती कहाँ से, भाई नेपाल के एरिया से आती है, तो नेपाली के साथ एग्रीमेंट करेंगे ना, किसके साथ एग्रीमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन देखो ये आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा गलती कर सकते थे, क्योंकि आर.एल. सिंह के क्लासिफिकेशन को हम लोग नहीं पढ़ते। तो आपको बताना है आर.एल. सिंह के क्लासिफिकेशन में बिहार, बस ये याद रख लेना है कि आगे कभी क्वेश्चन पूछे, ये सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल है,
सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल। यहाँ पे देखो RL सिंह का क्लासिफिकेशन 1971 में दिया था। ये मैंने भी ये क्वेश्चन कभी नहीं देखा था, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है। इन व्हिच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया गया। ये किया गया किसमें, लाहौर सेशन में। किसने, जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन थे। टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी और इसमें ही बोला गया था कि अगले साल से 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे। और इसी यही कारण है कि हम लोग 26 जनवरी को इतना इम्पोर्टेंस दिए और उस दिन अपना कौन सा दिवस मनाए, रिपब्लिक डे। और लाहौर सेशन में बहुत सारे डिसीजन पे बात चला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करना है, ये सब तो हमें पता ही है। What was the initial objective of कूका मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब में कूका मूवमेंट का इनिशियल क्या था ऑब्जेक्ट, देखो ऑप्शन देखो। कूका मूवमेंट सिख मूवमेंट था, ये तो था ही। टू प्यूरिफाई द सिख मूवमेंट, चलो रिलीजन। सेकेंड ऑप्शन टू गेन पॉलिटिकल पावर इन पंजाब। देखो कभी भी मूवमेंट पावर अडॉप्ट करने के लिए गेन करने, मूवमेंट तभी होता है ना जब भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को से झेलना मुश्किल हो जाए तभी ज़्यादा, पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए नहीं। पीजेंट मूवमेंट ये नहीं था, ये था सिख रिलीजन को प्यूरिफाई करने के लिए। कूका सिख जी, और इसको नामधारी सिख भी बोलते हैं। लीडरशिप कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बाबा राम सिंह जी, बाबा राम सिंह जी। और बट इस मूवमेंट के बिगिनिंग को दो लोगों ने को क्रेडिट दिया जाता है, बाबा बालक सिंह और भगत जवाल सिंह, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं करना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किताब लिखा गया था वी.डी. सावरकर जी के द्वारा, ठीक है, वी.डी. सावरकर याद रख लेना। इनका जन्म हुआ था 1883 में भागूर में, ये एक्चुअली महाराष्ट्र के नासिक में। अभिनव भारत सोसाइटी इन्होंने बनाई थी और उसके अलावा फ्री इंडिया सोसाइटी बनाया, कई और चीज़ें किए। प्रेसिडेंट थे हिंदू महासभा का 1937 से 1943। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताबें लिखी थी, गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में बताया था। और इनकी एक किताब बहुत है, हिंदुत्वा, हु इज़ हिंदू, ठीक है ना। सावरकर जी पे एक चार्ज था कि उन्होंने नासिक के कलेक्टर जैक्सन को मारा था, इसलिए इनको 50 साल का सेंटेंस हुआ था। अगला, वेयर वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइज नॉन कॉपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेजेंट्री में कहाँ हुआ था, बिहार और बंगाल में हुआ था। वो चंपारण की बात करते हैं, चंपारण में, ठीक है ना। गांधी जी ने, और उसके बाद गांधी जी यहाँ पे क्या बनाए, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था इंक्वायरी कमेटी, और एक एक्ट इनेक्टमेंट किया गया, चंपारण एग्रेरियन एक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बना था ना, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास फूड एंड एग्रीकल्चर था, जवाहरलाल नेहरू जी के पास एक्सटर्नल अफेयर कॉमनवेल्थ रिलेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और लेबर जगजीवन राम जी के पास था, जॉन मिठाई के पास इंडस्ट्री एंड सप्लाई था। कुछ और है यहाँ पे नाम देख सकते हो। डिफेंस किन के पास था, सरदार बलदेव सिंह। होमी भाभा के पास था वर्क, माइंस एंड पावर। लियाकत अली के पास फाइनेंस। उसके अलावा एजुकेशन सी राजगोपालाचारी। हेल्थ गजनफर अली खान। लॉ था जोगिंदर नाथ मंडल के पास। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्टिकुलरली अर्ग। गांधी जी को किन्होंने बोला कि सर चलिए प्रॉब्लम है, तो ये राजकुमार शुक्ला जी। द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व बाय मुस्लिम लीग, मतलब ये किस दिन ये मतलब मना रहे थे। देखो ये वो दिन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन दे दिया, उस दिन ये मना रहे थे। जब तो ये रिजाइन किस दिन किया, 22 दिसंबर 1939। देखो, वायसरॉय लॉन्गलिथगो डिक्लेयर दैट इंडिया वाज एट वॉर और नाजी जर्मनी ड्यूरिंग द, मतलब देखो लिंगलिथुओ क्या बोला कि इंडिया को भी हम डायरेक्टली मिला लिए वॉर में, ठीक है ना। तो ये मानने को तैयार नहीं थे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले कि हमको कैसे आप मिला लिए। उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया 22 दिसंबर। अब देखो
22 अक्टूबर को कांग्रेस कॉल्ड अपॉन ऑल इट्स मिनिस्टर टू रिजाइन, ठीक है ना। और 22 दिसंबर को इसलिए मुस्लिम लीग किसने मनाया, डिलीवरेंस डे, ठीक है। मतलब ये मेन ये बताना चाहता है कि 22 दिसंबर को बिल्कुल कांग्रेस मुक्त हो गया भारत, वो बताना चाह रहा था। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनल कॉलेज इन बिहार, ये महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है ना। ठीक है, बिहार विद्यापीठ कब सेटअप हुआ था, 1921 में, और मोहनदास करमचंद जी ने किया था। इट वॉज स्टार्टेड इन पटना बाय श्री राजेंद्र प्रसाद। द लैंड डोनेट किया गया था मजहरुल हक के जी के द्वारा। और फर्स्ट इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था पटना गया रोड, और बुद्ध मार्ग अभी बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी ये 2022 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो सेकंड सेट हमारा हो गया, थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस किया, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैथ्स में ये 15-16 मिनट या 20 मिनट के आसपास मैथ्स में ही लग जाता है। मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो मैथ्स वाला स्किप कर देना। तो सेकंड सेट हो गया, ठीक है। इसके अलावे मैं साइंस ऑलरेडी करा रहा हूँ, 9th का ख़त्म होने वाला है, फिर 10th हम लोग स्टार्ट करेंगे। 10th का साइंस हिस्ट्री वाला पोर्शन ऑलरेडी कवर है, साइंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और टेस्ट आप हम अल्टरनेट डे पे लाएंगे, डेली लाना अभी पॉसिबल नहीं है, अल्टरनेट डे पे लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।